मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बैरूनी मुल्कों के हुक्म पे हमारे फैसले करते हैं। मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अतर काज़मी साहब हमारे साथ होंगे, अमार मसूद साहब, शौकत पराचा साहब, नवीद हुसैन साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना केस, तौहीन अदालत केस और दहशत गर्दी के मुकदमे को लेकर इमरान खान और PTI की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था, ताहम वो GIT के सामने पेश होने से उन्होंने इनकार किया और आज ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में इल्तवा मांगने पर इमरान खान को जुर्माना कर दिया गया। -1 की गूंज भी तेज़ हो गई। कप्तान की नाअहली से मुतल्लिक खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। PTI इमरान खान से जारी यकजहती के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज कर रही है और इसके साथ तमाम नज़रें इस वक्त गुजरांवाला के जलसे पर लगी हैं, क्योंकि वो आज के जलसे में हकीकी आज़ादी की तहरीक के अगले और नाजुक मरहले का ऐलान करने जा रहे हैं। इस वक्त जलसा जारी है। इमरान खान पंडाल में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही लम्हों के बाद उनकी तकरीर भी शुरू हो जाएगी और इसी मुनासबत से हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। अमार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जैसे कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बेसब्री से उन्हें नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरांवाला जलसे में हकीकी आज़ादी के आखिरी और नाजुक मरहले का ऐलान करूंगा। सवाल ये है, क्या बड़ा ऐलान है जो आज इमरान खान साहब कर सकते हैं? ये तो उनके मार्केटिंग गिमिक्स है ना, और अब लोगों को समझ आ जाना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर देते हैं, वो जलसा करते हैं तो तारीखी जलसा करते हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं तो तारीखी पॉडकास्ट होता है, वो ट्विटर स्पेस करते हैं तो तारीखी स्पेस। ये तो मार्केटिंग गिमिक्स हैं। दूसरी बात ये है कि अब तो मेरे ख्याल में सबको अजबर हो जानी चाहिए वो तकरीर जो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 1977 से तो कम अज़ कम कर रहे हैं। एक ही तरह की बातें, एक ही तरह का इल्ज़ाम और उसी तरह की मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की हकीकी आज़ादी वो दिलवाना चाहते हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो अब क्या करें कि जंगलों में निकल जाएं? किस तरह की हकीकी आज़ादी किससे चाहिए? अमेरिका से चाहिए तो अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करें, तो अगर पाकिस्तानियों के खिलाफ चाहिए और जरदारी, नवाज शरीफ और इनसे चाहिए तो भाई 5 साल 4 साल आप हुकूमत में थे, आप इनका कुछ कर लेते, आपने कुछ भी नहीं किया और फिर आज आप उनके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जाहिर है अब हालात कशीदा होते जा रहे हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं रज़ी दादा, बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा और मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूं कि जिस लम्हे में ये मुंह से कुछ और कह रहे होते हैं, ऐन उस लम्हे मौजूद में उसके मुखालिफ ये काम कर रहे होते हैं। और यही बात है, अब इमरान खान के ऊपर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, तो वो कैसे दूसरों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कैसे दूसरों को चोर डाकू कह सकते हैं? अभी पंजाब हुकूमत जो कुछ कर रही है, और मसलन इमरान खान का वो बयान आपने सुना होगा, ये हुकूमत में इसलिए आते हैं कि ये अपने मुकदमात खत्म करा सकें। तो आपको पता है कि इसके मुकदमात खत्म हुए हैं पंजाब हुकूमत में? फराह गोगी साहिबा के मुकदमात खत्म हुए हैं और वो जिस पुलिस ऑफिसर ने की है उसको तरक्की भी दे दी गई है। और जिस कदर ज़्यादा बुहतान है, हिज़यान है, इल्ज़ाम है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मसलन खान साहब को तो इन चीज़ों की आदत नहीं ना कि एक कानून होता है, एक आइन होता है, एक अदालत होती है, उस सब का पास करना होता है। वो तो समझते हैं कि जो खान साहब के हैंडलर जिस तरह हुकूमत में उनको लेके आए थे, अब उसी तरह उनको जो है दोबारा इख्तिदार में लेके। असल मसला ये है, असल इख्तलाफ ये है, बाकी वो सियासी कुव्वतों के साथ नहीं बैठना चाहते। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है शहबाज शरीफ साहब इस कदर बहुतावन और बदतमीजी के बाद भी जब ये कहते हैं कि हमें जो है मीसा के मईशत करा लेना चाहिए। एक शख्स आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाह रहा, आपका मुंह देखते ही वो गाली देता है,
क्यों मिसा के मईशत कराना चाहते हैं, क्यों उसके साथ बैठना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, और ये शख्स इस काबिल है ही नहीं कि इसके साथ डायलॉग हो सके और संजीदा डायलॉग हो सके, इसलिए कि इसमें सारी अपनी सियासत ही मुनाफकत की बिना पर की है। खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्होंने कौम से अधूरा सच बोला है। कौम से ये अधूरा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने नारे लगाए कि नवाज शरीफ करप्ट है, और ये अधूरा सच था। ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसे एक बेटे के से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। ये उन्होंने कहा कि मेरे साथियों को धमकी आमेज कॉलें आ रही हैं। ये अधूरा सच है। असल सच ये है कि खान साहब ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन को भेड़ बकरियों की तरह जेलों में डाला था। राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हीरोइन डाली थी, चेयरमैन नैब की नाजेबा वीडियो निकाली थी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके उसकी बुनियाद पर सियासी इंतकाम लिए थे। तो ये तो खान साहब का हाल है। इन्होंने हमेशा अधूरा सच बोला है, और वो अधूरा सच हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके कच्चे जहन है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है, वो उनके जहनों तक पहुंच गए। आप खुद बात कीजिए कि जिस तरह के आपकी बातें जाहिर है दुरुस्त हैं जो आप अपने तज्ज़िये के मुताबिक करें। अब वो ये भी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद इमरान खान साहब भी अब कि उनके साथ अवाम का समंदर है, अवाम बाहर निकल आएगी। और ये जिस तरह सोशल मीडिया पर आज भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि इस्लामाबाद पर केपी से भी लोग आएंगे, पंजाब से भी, अगर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है या कोई भी सख्त सजा दी जाती है, तो ये किस तरह का ट्रेंड है जो इस वक्त हमारी सियासत में है? देखिए, बात सुने, कुछ लोग जो है ना खौफ में चुप हो जाते हैं, कुछ लोग खौफ में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जो मौखिर जिक्र है ना, वो तरीका इमरान खान साहब का। खौफ जाहिर है यही है कि अगर आप खुद बताइए कि तोशा खाना का केस नवाज शरीफ जरदारी पे होता, क्या असर होता? और फौज के बारे में जो बात नवाज शरीफ का इमरान खान कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ जरदारी करते हैं, उनका क्या असर होता? मजहब के हवाले से जिस कदर खौफनाक खतरनाक बयानात इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो अगर कोई और सियासतदान होता चौक में लटका होता। और उनके कोई ऐसा समंदर नहीं निकला। उनके अभी पेशी पे इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं पेशी पे गया तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना था, तो सारा मुल्क निकल आया, मुझे तो कोई नहीं नजर आया, पता नहीं किधर जंगलों में निकल आया। और अब सूरत हाल ये है कि खान साहब के जहन पर दिन ब दिन वो खौफ तारी होता जा रहा है कि अब इनकी सिर्फ नाअहली नहीं, गिरफ्तारी भी होगी और कानून का, आइन का शिकंजा इनके गिर्द तंग होता जा रहा है। सही जी। आतिर काज़मी साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। JIT में वो पेश नहीं हुए, तौहीन अदालत केस में अदालत ने उनको एक मौका दिया कि वो माफ़ी मांग ले। ज़ाहिर है उनके अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं था, उन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। बार बार इस तरह की उनको फेवर भी दी जा रही है कि वो अपने अल्फाज को वापस भी ले सकते हैं माफ़ी की सूरत में। आपको लगता है कि इमरान खान साहब खुद अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं? और आज जो गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने कहा कि वो हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसका ये नाजुक और आखिरी फैसला कुन मरहला आया, तो क्या अहम ऐलान मुतवक्के है आज के जलसे में? देखिए, ऐलान तो खान साहब खुद ही करेंगे। ऑब्वियसली मुझे तो इस वक्त नहीं पता कि क्या ऐलान वो करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें देख लें जो खान साहब के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, अगर आप तोशा खाना का ही जिक्र कर लें तो आज जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने शो कॉज नोटिस जारी किया है कैबिनेट डिवीजन को, हुकूमत पाकिस्तान को, कॉन्टेम्प्ट की एक तरह से प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया है। 22 सितंबर को अब उसकी पहली जो है वो समाअत या हियरिंग होगी। वो ये केस है कि इसी साल एक लॉयर ने इनको कहा हुकूमत को कि तोशा खाना आप सुबह शाम शोर मचाते रहते हैं, तो जितने भी सदूर और वज़ीर आज़म को तोशा खाना में प्रेजेंट मिले हैं जो वो साथ लेके गए उनकी तफसील आप जारी कर दें। फिर जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने फैसला दे दिया कि जी बड़ी मुनासिब बात है, हुकूमत जारी करे। हुकूमत इनकारी है। अब हुकूमत क्यों इनकारी है? इसलिए कि ये सारी चीज़ें सियासी गिमिक्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब मसला ये है कि हमारी सियासत हो जाए या सहाफत हो जाए, वो फंसी हुई है 90 की दिहाई में कि 2 कॉलम की खबर लगेगी और उससे आवाम की जहन साजी होगी। वो जो लोग हैं जो भूखे पेट, नंगे पाँव, फटी हुई चप्पलों के साथ पराडो के आगे जिए भुट्टो और शेर के नारे लगा रहे होते हैं, वो सारे बाशऊर हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके जहन कच्चे हैं और वो कम अकल हैं, लिहाजा वो कल्ट है। देखिए, ये इंसान जो हमारा मुआशरा है और हमारी जो आवाम है, ये उसके इज्तिमाई शऊर की तौहीन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती।
اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، پی ڈی ایم نے، آپ نے دیکھ لیا 3 سال سے وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے کہ حکومت ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم تحریک چلائیں گے. کیا وہ عوام کو موبلائز کر سکے؟ آج آپ دیکھیں جدھر بھی خان صاحب جاتے ہیں وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں. آپ ان کے بیانیے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیانیہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا عوام اس کے اوپر رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیا عوام اس کو نہیں سمجھتی کہ وہ صحیح ہے؟ تو پھر جمہوریت میں اور کیا ہے؟ جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جو 4 بندے جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ مس گائیڈڈ ہے، یہ مس انفارمڈ ہے، جو پراڈو کے آگے نعرے لگانے والے بھوکے پیٹ بریانی کی پلیٹ والے باشعور ہیں، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ایم ایس سی جو بچہ ہے وہ کچے ذہن کا ہے. تو اب یہ وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کرے گی. اور میرے خیال میں جہاں تک خان صاحب کی مشکلات کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے اس حکومت کی جو ٹوٹل حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے جو کسی زمانے میں ہماری پوری قوم کی ہوتی تھی کہ کرکٹ کا میچ ہوتا تھا اور ہم دعا کر رہے ہوتے تھے یا اللہ بارش ہو جائے، اس لیے کہ اگلوں کو ہم ہرا تو نہیں سکتے. تو ان کی بھی یہی کوشش ہے کسی طریقے سے اس کو نائل کروا دیں. ہرا تو یہ سکتے نہیں ہیں اس کو فی الحال سیاسی میدان میں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. باقی سیاست میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد سچویشن چینج ہو جائے. جی نوید حسین صاحب، جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں آج کے اہم جلسے کی، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وہ ایک کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہم امکانات پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا اعلان کر سکتے ہیں. اگر سوال یہ رکھا جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس جس طرح ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا آپشنز ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دعا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب جب ان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت ایک آرگینک قسم کے پروٹیسٹ نکلے. ہم نے لاہور میں دیکھا، ہم نے کراچی میں دیکھے، ہم نے اسلام آباد میں دیکھے، اور وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا بیکاز پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ گھر بھیجی گئی تو لوگوں نے جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی گئیں اور خوشیاں منائی گئیں، لیکن یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے خیال میں سب لوگوں کے لیے. تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو ان کا 3.5 پونے 4 سال کا جو دور حکومت تھا، اس کے دوران جس طرح سے جو معاشی پرابلم تھے، جس طرح سے جو مشکلات تھیں، انفلیشن بہت اوپر جا رہی تھی، اور ایک یہ لگ رہا تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ شاید وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ان کے لیے تھا کہ وہ ایک سپورٹ کا سمندر سامنے آ گیا. اگر ابھی بھی ہم دیکھیں، ہم نے دیکھ لیا پنجاب کے جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں ہماری سب کی ایکسپیکٹیشن کے اور ہمارے اسیسمنٹ اور ہمارے انالیسز جتنے بھی تھے ان کے برخلاف انہوں نے جو ہے وہ سویپ کیا وہ الیکشن، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ 10-12 پارٹیوں کا ایک الائنس تھا، اس کے باوجود انہوں نے سویپ کیا وہ الیکشن. ابھی ہم ان کے دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسے ہیں اور جس طرح سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس سپورٹ ہے، وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنما ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ بھی بڑا ایک المیہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اس طرح کے پاپولر لیڈرز کو مائنس کیا جاتا ہے. اگر ہم نواز شریف صاحب کو دیکھیں، اور یہ انٹرسٹنگلی یہ بار بار کیا جاتا ہے، آلدو کہ ہمیں وہی نتیجہ سامنے آتا ہے. ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو جب باہر کیا گیا، ابھی نواز شریف صاحب ایک دوسری فارم میں وہ خود ہی ہیں. اگر یہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے، سٹل ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کہاں سے چل رہی ہے، تو نواز شریف صاحب کو آپ نکال نہیں سکتے. اسی طرح عمران خان کو اگر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے خیال میں جمہوری ہمیں سیکھ لینا چاہیے، ہمیں ماضی سے سیکھ لینا چاہیے. ہم نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، آج پیپلز پارٹی دوبارہ بیٹھی ہے اور وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ ڈیموکریسیز میں، جمہوریت میں آپ کسی کو اس طرح سے مائنس نہیں کر سکتے.
बयानिए का मुकाबला बयानिए से होता है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो उनको लोग नहीं चाहते और उनको जो है कोई वोट नहीं देगा, तो ठीक है, आप इलेक्शन करवाएं और आए मैदान में, और जो है वो अवाम उस चीज़ का फैसला करेगी। हमारे यहाँ मसला यही है कि हम जमहूरियत भी अपने ही मिजाज की, अगर हम हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो हमारे जमहूरियत के कुछ और जो आइडियल्स होते हैं, और जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हमारा जमहूरियत की डेफिनेशन बदल जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्री स्पीच, जिसको हम जमहूरियत का एसेंस कहते हैं, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ऑल्दो कि हम ये भी कहते हैं कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे ये बात भी आ जाती है कि 2-4 लोग या 2-4 इदारे बैठ के इसके ऊपर कदगन नहीं लगाएंगे। ये अवाम की विल ऑफ द पीपल, वो पार्लियामान उसका तयन करेगी कि फ्री स्पीच है क्या। तो यहाँ पे अभी इमरान खान साहब के साथ जो मसाइल आ रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो केसेस वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं शायद, जो जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है और जिसमें उस दिन सुनवाई हुई और वो लग ये रहा है, तो शायद वो प्रीएम्प्ट करने जा रहे हैं और यही वो हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं जो ये जलसे में ऐलान करेंगे। जी शौकत पराचा साहब, शरी रहमान साहिबा कहती हैं कि कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए भी तैयार है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आज का जलसा जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसका एक अहम जलसा है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब अपनी सियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और वो बड़े ऐलानात की भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या मुतवक्के ऐलान हो सकता है जो वो आज करने जा रहे हैं? जी शौकत पराचा साहब। जी थैंक यू। मैं सॉरी, थोड़ा ये अभी भी कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन स्ट्रेट कमिंग टू योर क्वेश्चन, जी इमरान खान तो सीधी सीधी बात है, वो कॉन्फ्रंटेशन पे हैं, क्योंकि जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त यही प्रॉब्लम वो दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे थे, फिर दूसरे आए, उन्होंने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो आइडियल वर्ल्ड की जो बात हो रही है, हमारा आइन आर्टिकल 19A है, और 19A कहता है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। अब वो लॉ या तो चेंज कर देते कि जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल में आप जो मर्जी कहते रहें, वो बात हुई नहीं। कल कोई कहता था तो खान साहब को वो बुरा लगता था। खान साहब को असल में प्रॉब्लम है 8-10 साल का, जो दूसरों के बारे में कहते रहे या उनसे कहलवाया जाता रहा, रादर वो परसों के कल पेशी पे आए तो वो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। यानी पहले मैं जो बातें करता था मैं तो वही लबो लहजा अख्तियार कर रहा हूँ, मैं तो उसी तरह एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन वो पहले जो लबो लहजा था या जिनको एड्रेस कर रहे थे वो सियासी मुखालिफिन थे। वो जायज़ था, 2014 में भी इस्मतुल्लाह जुनेजो को मारना भी जायज़ था, अपारा थाना से बंदे निकाल के ले जाना भी जायज़ था, इसी तरह से पार्लियामेंट को लानत भेजना भी जायज़ था। अब शायद अभी इमरान खान को इल्म नहीं है कि अभी वो उस वक्त चीज़ें नाजायज़ थी लेकिन वो जायज़ करार दी जा रही थी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोगों की जो विल है वही होनी चाहिए तब्दीली के लिए, लेकिन 2017 में तो लोगों की विल तो नहीं थी तब्दीली की। तायात पाबंदी लगाकर भी मियां नवाज शरीफ को सियासत से बाहर तो नहीं किया जा सका। अब भी वजीर आजम का जब इंतखाब हुआ तो फैसला उन्होंने ही किया। शायद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम बने थे तो फैसला मियां नवाज शरीफ ने ही किया था। और अब भी इमरान खान को, अगर इमरान खान जैसे कहते हैं मैं -1 की तरफ धकेला जा रहा हूँ, पार्टी तो उनके अंडर रहेगी ना। उनके पार्टी के MNAs, NPAs या वर्कर जो हैं, वो मैं ذاتی तौर पे नहीं समझता कि वो इमरान खान की बातें टालेंगे या इमरान खान की बातों से इनकार करेंगे, और यही हमारा अलमिया है। आज की जो जलसा उन्होंने खुद कहा कि अगले अहम मरहले का ऐलान करूंगा, वो जो भी करें, लेकिन मेरे लिए ये खुशाइंद है कि ये जलसों का सिलसिला वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि पूरी तवज्जो उन मरने वालों पे या जो मौत के करीब हैं भूख अफलास से या बीमारी की वजह से। ये नहीं है कि जिन हलकों में इलेक्शन पोस्टपोन हुए वहाँ सैलाब नहीं था,
सैलाब नहीं था, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन इन जलसों पे जा रही थी, इन पेशियों पे जा रही है, इन बयानात के कॉन्सिक्वेंसेस पे जा रही है। दुनिया को हम कहते हैं हम पाकिस्तानी मर गए, हमारी इमदाद करो, हमारा डेवलपमेंट का इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन जब दुनिया देखती है कि यहाँ तो 2-2 घंटे के शो हो रहते हैं, यहाँ तो 2-2 घंटे के जलसे हो रहते हैं, और जलसों में वहाँ म्यूजिक लगाई होती है और ये लोग म्यूजिक घूम रहे होते हैं, मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये कैसा मैसेज जाता है दुनिया के लिए? बिल्कुल तो कम अज कम अगर हम दुनिया की तरफ देखें, या तो कहें ना कि दुनिया की इमदाद नहीं चाहिए, बिल्कुल को ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से इमदाद चाहिए, ना हमें किसी आलमी इदारे से इमदाद चाहिए। हम ये भी शिकायत ना करें कि 1% एमिशन हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन डिसास्टर में हमारा, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो या ये क्लाइमेट चेंज की जो रिपरकशन है हमारे ऊपर ये हो, तो फिर हम दुनिया का गिला ना करें, फिर हम दुनिया से इमदाद ना मांगे, सेक्रेटरी जनरल को इधर ना बुलाएं, हम फिर उनसे बात ही ना करें। अगर ये सारा कुछ करना है तो फिर अपने घर को तो दुरुस्त करें। हम दुनिया को ये ना कहें कि हाँ हम झूम रहे हैं, मदद आप करो, हम जलसे भी करेंगे, हम सही। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। मैं ब्रेक लेना चाह रही थी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जाहिर है इस वक्त जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं, वो लोग हैं जिनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। इन तमाम सियासतदानों को अपनी तवज्जो उधर करनी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब का जलसा जारी है और कुछ ही देर बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या अहम ऐलान करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा पीटीआई और पीडीएम में जोर आजमाई। हम सवाल ये रखेंगे कौन किसको गिराएगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब मुतासरा इलाकों में इंसानी अलमिए जन्म ले रहे हैं, लेकिन सियासतदान हैं जो एक दूसरे की हुकूमतें गिराने और सियासी मफादात को तरजीह देने पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें बज़ाहिर डगमगाती नज़र आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के MPs का इमरान खान पर अदम एतमाद सामने आया। मुतअद्दिद रुकन असम्बली के पार्टी छोड़ने की इत्तलात भी रिपोर्ट हुई और पंजाब में भी सियासी तब्दीली की बातें शुरू हो चुकी हैं और ये दावे सामने आ रहे हैं कि काफ लीग के MPs ने चौधरी शुजात से राब्ते किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान ने भी एक इंकशाफ किया है कि PMLN और पीपल्स पार्टी उनकी गवर्नमेंट गिराने की साजिश कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी सूबाई हुकूमतों का दिफा किया है और ये दावा किया है कि सूबाई हुकूमतें गिराने से पहले हम वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। इसी हवाले से हमारा सवाल शौकत पराचा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि इन तमाम सियासतदानों को अपनी तवज्जो उन लोगों की तरफ करनी चाहिए जो सैलाब ज़दगान हैं, जिनको इस वक्त उनकी मदद की ज़रूरत है। सियासतदान हैं एक दूसरे की हुकूमतें गिराने में लगे हैं और सैलाब ज़दगान इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ अब इंसानी अलमिए जन्म ले रहे हैं। आपके ख्याल में ये किस तरह की सियासत की रविश है? आप फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वफाक पहले गिरेगा, वो कह रहे हैं सूबाई हुकूमतें गिरेंगी। आपको लगता है क्या इस तरह पाकिस्तान, या अगर हम स्टेट की बात करते हैं, वो इस तरह से चलेगा? और वाकई क्या इस तरह की खबरें हैं कि अब एक बार फिर हम ये तमाशा हमें देखने को मिलेगा? आपने दुरुस्त कहा कि नहीं होना चाहिए। ना वफाक जो काम कर रहा है वफाक भी करे, और जो सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं उनको करने दिया जाए। खुदा के लिए इससे हुकूमतें गिरे ना गिरें, लेकिन पाकिस्तान और उससे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम तो गिर चुके ना पहले। पाकिस्तान के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। आप जितना भी कर लें बहुत कम है। जो मैसिव डिसास्टर है, मैं यकीन करें दुआ जी, मैं खुद सैलाब के इलाकों में कवरेज करता रहा हूँ। मैं कल वापस आया हूँ। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोगों की प्लाइट मैंने देखी है, जो लोगों की बदहाली देखी है, ये कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली कुछ नहीं है लोगों के पास। चंद एरियाज में मैं जा सकता हूँ जहाँ पर मैं गया हूँ, बड़े दूर दराज के इलाकों में, और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो सारा जो स्क्रीन पे हम दिखाते हैं वो तो मेन रोड्स की सूरत हाल है। डीपर इनटू द विलेजेस बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरी हालत है। अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो हम तो मिन्नत करके कहते हैं कि खुदा के लिए बंद करें इस सारे तमाशे को। ये तमाशा फिर भी हो सकता है, ये 6 महीने के बाद भी हो सकता है, ये 1 साल के बाद भी हो सकता है। लेकिन जो बह गया, जो मर गया, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो तो हो गई। जो बच गए उनको तो बचाएं खुदा के लिए। वो सिंध में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो जनूबी पंजाब में हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, मेरे लिए वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनें हैं, वो मेरे पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ। परवेज इलाही के साथ जो 10 MPs थे उस वक्त उन्होंने वोट दिया था, वो अब कुछ अकल करें, जाएं उधर सैलाबी इलाकों में, उनके वुज़रा हैं, जाएं उनकी हालत देखें। जो कुछ एक दूसरे को तोड़ने के लिए फंड खर्च
खर्च किए जाएंगे वो उन्हीं इलाकों में, आपको सियासत करने का मौका मिल जाएगा। मैं भाई इस चीज के खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। जी अतर काज़मी साहब, अब ये जो जोर आजमाई है पीडीएम और पीटीआई में, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को भूल गए हैं और अपनी सियासत के पीछे लगे हुए हैं। अब आपके ख्याल में कौन किसको गिराएगा? अब बज़ाहिर मुझे ये सवाल करना भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त, अब लोगों के बारे में तो ना तो पीडीएम सोच रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो लोग जो उनको वोट देते हैं उनका कौन पुरसाने हाल है? देखिए, इस सारे अरसे में ये बहस चलती रही कि इस मौके के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सियासत हमने देखी तो वो इसी मौके के ऊपर सियासत हो रही, चाहे अपोजिशन करे चाहे हुकूमत करे। इमरान खान साहब के जलसों पे तनकीद होती रही, दूसरी तरफ पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमतें गिराने के लिए जो कुछ ये हुकूमत कर रही है वो भी हमारे सामने है। तो साफ जाहिर है कि आप इन लोगों को अपने सियासी जो मुफादात हैं वो बहुत अजीज हैं, लेकिन ज्यादा इस पे किसी एक के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के बजाय मैं चाहता हूं कि मैं जो अहम मैसेज है ना यहाँ पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग मुश्किल में हैं, जो भी हुकूमत है, चाहे वो वफाक में है, सूबों में है, जिसकी भी हुकूमत है, आप जिस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं खुदारा लोगों की मदद करें। और जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप वफाकी हुकूमत को नहीं करना चाहते सूबाई को दे दें, सूबाई को नहीं करना चाहते वफाकी हुकूमत को के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दें। और किसी भी सियासी जमात पे एतबार नहीं करते तो हमारी अफवाज काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, उनके साथ खड़े हो और इस मुल्क के साथ खड़े और उनके लिए कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा यही मैसेज है कि इस मौके पे जो भी देख रहा है सियासी इख्तिलाफ को एक तरफ रखें और ये मौका है कि पाकिस्तानी मुश्किल में उनकी मदद करें। सही। अमार मसूद साहब, क्या आपको लगता है हमें ये तमाशा फिर देखने को मिलेगा? हुकूमतें गिराई जाएंगी बजाय इसके कि हुकूमतों में इस्तेहकाम पैदा हो, आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन यहाँ तो उल्टी बातें सुनने में नजर आती हैं। ये बिल्कुल जो है ना उल्टी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। सैलाब ज़दगान की अजियतों का, मातम का, तकालीफ का बराह रास्त ताल्लुक ये जो सूबाई हुकूमतों की चेंज की बात हो रही है उससे। अगर आपका वजीर, आप पंजाब के पाकिस्तान के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हों, आपके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हों और आप सिर्फ एक ऐसे शख्स को जिसका काम माशरे में इंतशार फैलाना, नफरत फैलाना, उसके जलसों की तैयारी में लगे रहें तो यकीनन आपकी हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। अगर आप केपीके के वजीर आला हों जहां 10 साल से आपकी हुकूमत है और फजाई सफर के दौरान हेलीकॉप्टर से सैलाब ज़दगान को हाथ हिला हिलाकर खुश आमदेद कर रहे हैं, तो फिर आपकी हुकूमत को नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और अगर आप इमरान खान के साथ किसी तरह एसोसिएटेड हैं और सैलाब ज़दगान के साथ सेल्फियां, 12 लोग बिरयानी खाने वाले और 20 लोग उनकी तस्वीरें बनाने वाले, तो फिर ये हुकूमतें नहीं रहनी चाहिए। इन दोनों चीजों का बराह रास्त ताल्लुक है सैलाब ज़दगान की मौजूदा सूरत हाल के साथ। इमरान खान पांचे उठा के, आपने देखा कि सैलाब ज़दगान की मैयतों पर जश्न मनाने गए और किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी कि यही वो हेलीकॉप्टर था जब 5 नौजवान, 5 भाई डूब रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर उनकी मदद को नहीं पहुंचा। तो ऐसी हुकूमतों को रहने का कोई हक नहीं है और मैं समझता हूं कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है सैलाब ज़दगान की मदद के साथ है। ठीक जी, नवीद हुसैन साहब। जी दुआ, जो अमार साहब ने जो यार्ड स्टिक सामने रखा, अगर उस यार्ड स्टिक से देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे पहले सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा सफरिंग फ्लड की वजह से वो सिंध में है। सिंध डूबा हुआ है, सिंध से बाहर के लोग, आज जिस तरह से यूएन सेक्रेटरी जनरल आए और उन्होंने जो विजिट किया और जो उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो खैर ये तो एक सानवी बात थी। आते हैं हुकूमतें गिराने और बनाने की तरफ। मेरे ख्याल में केपी में जो है वो जो अगर ये पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की जा रही है केपी में और जीबी में और पंजाब में, मेरे ख्याल में प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, बिकॉज मैं नहीं देखता कि उनकी गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है। बिकॉज केपी में हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने छोड़ा है या जिन लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है वो लोग हैं जिनको पता है कि आगे उनकी परफॉर्मेंस जो अभी तक रही है उनको आगे टिकट नहीं मिलने वाला। अच्छा, उसके साथ साथ पंजाब में हम देखते हैं, पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और आई डोंट थिंक कि उनकी गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، وہ پارٹیز جو ملک میں آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی اور جمہوریت کو اپہولڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کرتے آ رہے ہیں اور جو ابھی تک کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے گورنمنٹ گرانے اور بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل جب وہ حزب اختلاف میں تھے تو وہ لوگ یہی الزام جو ہے وہ اس وقت کی حکومت پہ لگا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا اس وقت جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں جو چیزیں سامنے آئیں تو وہ اس وقت بھی غلط تھا، اور یہ اگر اس وقت ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو یا جے بی میں ہو، ایک اکثریتی پارٹی کے پاس حکومت ہے، اور اس کی حکومت اگر ایک کوبل اپ کیا جائے، ایک کولیشن، اور اس سے گرائی جائے، تو میرے خیال میں یہ نہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے نہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تمام لوگوں کو، وہ حکومت ہے، وہ حزب اختلاف ہے، وہ عمران خان ہے، وہ ہمارے ادارے ہیں، سب کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے، اور اس وقت جو ہے وہ بلیم گیم کی بجائے وہ صرف اور صرف ملک کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بالکل آپ کی بات کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا سوال ہوگا تیسرا، مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے کیا حقیقت بن پائیں گے؟ یہ سوال رکھیں گے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا۔ عطر کاظمی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں 3 سے 4 ماہ میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا، وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی تک ریلیف نہیں مل رہا۔ اب یہ جو دعوے ہیں وزیر خزانہ کے، آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت کب بنیں گے؟ دیکھیں، اب یہ جو حکومت میں جب یہ نہیں آیا تھا پی ڈی ایم کا اتحاد، تو اس وقت سے یہ کہتے تھے کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، نائلوں کی حکومت ہے، ہم آئیں گے تو عوام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس ہر چیز کا حل ہوگا، لیکن اب آ کے انہوں نے تو پہلے سے بھی بری صورتحال کر دی۔ آبویسلی کچھ انٹرنیشنلی بھی مہنگائی ہے، کچھ وہ بھی ایشوز ہیں، لیکن اس حکومت کی اپنی جو نااہلی ہے اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کسی فورم کے اوپر انہوں نے کوئی نیگوشیشن نہیں کی کہ اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، کوئی پاکستانیوں کے لیے ریلیف لے لیں۔ کس قسم کا غلامانہ مائنڈ سیٹ آپ کا حکومت میں بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تو ہم چھینک نہیں لے سکتے، تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح چیزوں کو کم کریں گے یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت کریں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جو ہے بہتری نظر آئے گی مستقبل قریب میں۔ جی عمار مسعود صاحب۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص اس وقت موجودہ مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بڑی بھیانک غلطی کرے گا۔ جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اور جتنا زندگی اجیرن عام آدمی کی ہو گئی ہے، وہ بیان سے باہر ہے، اور یہ حکومت ابھی تک تو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آپ مفتاح سے یا شہباز شریف صاحب سے بات کریں، وہ کہتے ہیں چند مہینے دے دیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ بجٹ تک صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی، لیکن نیکسٹ بجٹ تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے، پچھلی حکومت کا قصور تھا۔ تھوڑے عرصے تک یہ ہنی مون پیریڈ چل سکتا ہے، پچھلی حکومتوں پہ الزام لگ سکتا ہے، لیکن یہ کارروائی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ الٹیمیٹلی انہیں عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ خود بھگتیں گے۔ جی نوید حسین صاحب۔ جی دعا، میرے خیال میں اس حکومت نے یہ کولیشن گورنمنٹ جو آئی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد، میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہی کی تھی کہ گورنمنٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، ابھی صورتحال یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہم نے دیکھا 15 سے 20 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا وزارت خزانہ کی جو رپورٹ آئی ہے انیشیل اسیسمنٹ کی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2% سے گر جائے گا، جو کہ ارلیئر 2% انہوں نے رکھا تھا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی جس طرح سے ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ ریکارڈ مہنگائی گورنمنٹ اس سچویشن میں، کرنٹ اکنامک کنڈیشن میں، اس سچویشن میں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو ریلیف دے پائے گی۔ ٹھیک، جی شوکت پراچا صاحب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں وار اگینسٹ نیچر ختم کرنا ہوگی، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے عوام کے خلاف جو وار ہے ہمارے انٹرسٹ گروپ کی طرف سے، وہ ختم کرنی ہوگی۔ یہاں رمضان شریف آ جائے یا بڑی عید آ جائے تو چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہو جاتی ہیں۔
हुकूमतें कंट्रोल करें ना करें, लेकिन जो टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से मंगाया गया ईरान से, उसको भी उन्होंने ज़ाया कर दिया क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट ग्रुप था। हुकूमत की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ हमारे मुआशरे को भी ख्याल करना चाहिए और इससे बढ़ के जो हमारी इंतज़ामिया है हर लेवल की, उसको भी कुछ देखना चाहिए कि एक तो चीज़ें महंगी हुई, बिजली, पेट्रोल, सब कुछ, लेकिन फिर जो आर्टिफिशियल महंगाई हो जाती है उसको तो हुकूमतें कंट्रोल कर सकती हैं, इंतज़ामिया कर सकती है, लेकिन उसकी तरफ भी किसी का